बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने लैंग्वेज रिव्यू का थर्ड जो पार्ट है वो पढ़ना है। इसके अंदर सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट को देखेंगे कि ये क्या होता है। ये एक आइडिया होता है जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, जो कि कंक्रीट एग्जिस्टेंस नहीं होती इसकी। जैसे कि ये आर्ट आप देखें तो इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये जस्ट एक पेंटिंग है आपके लिए। इसी तरह अगर आप आज से 5 साल या 10 साल या 14 साल पहले के बारे में बाद के बारे में सोचें कि आप कैसे होंगे, तो ये वो आपके लिए सिर्फ एक आइडिया होगा, उसका कोई कंक्रीट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। नोट्स में भी वो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जब भी आपने कोई जनरल लैंग्वेज यूज़ करनी है या अपने थीसिस के अंदर पैराग्राफ लिखना है, तो उसमें आपकी राइटिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए और स्पेसिफिक वर्ड्स के ऊपर होनी चाहिए। उसके अंदर आपने एब्स्ट्रैक्ट को यूज़ करना नहीं है, बल्कि उनसे जो है वो क्लियर वर्ड्स को यूज़ करना है। ठीक है। उसके बाद है वेग्यू लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि जस्ट आपने ऐसे क्लियर जुमले या क्लियर वर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि एट द टाइम लोगों को समझ आ सके, कन्फ्यूजन जो है वो पैदा ना कर सकें। ठीक है। इसी तरह इसके आगे एग्जांपल देखें। अगर कोई फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है तो आपको नहीं पता कि वो फ्रीडम किस चीज़ के बारे में फ्रीडम लेना चाहता है। वट आई एम टॉकिंग अबाउट डाइवोर्स। डाइवोर्स के बारे में फ्रीडम चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में चाहता है, या समर वेकेशन के लिए उसको चाहिए। ये सारा आप पढ़ें, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो वो कह रहा है कि इन चीज़ों को, यानी आइडियलिज्म, आइडिया की दुनिया में रहने की बजाय आप क्लियर वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो कि जिसका कोई एक एग्जैक्ट मीनिंग हो और पढ़ने वाले को इजीली समझ आ सके। ठीक है। वेग्यू लैंग्वेजेस या क्या होते हैं, एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके कोई जो है आर नॉट वेरी एग्जैक्ट और प्रीसाइज, जो कि एग्जैक्ट और प्रीसाइज नहीं होते, मतलब जिसमें आप, यानी आपने किसी चीज़ के बारे में डिटेल तो दी है लेकिन आपकी ऑडियंस को उसकी समझ नहीं आई। देखें यहाँ पे, देखें आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं, सेंटेंस के बाद आप कह देते हैं अदर थिंग्स लाइक दैट। लाइक दैट क्या, इस जैसी ही। ठीक है। तो लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं बता रहे चीज़ के बारे में, लाइक दैट कही जा रहे हैं। यू हैव टू आस्क अ डॉक्टर और अ लॉयर और समवन लाइक दैट, यानी कि आप डॉक्टर और लॉयर की मिसाल तो दे रहे हैं और आगे आप कह रहे हैं कि समवन लाइक दैट। अब उस समवन के बारे में आप एग्जैक्ट नहीं बता रहे। तो वेग लैंग्वेज यही है कि आप किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं दे रहे। देखिए, आर नॉट वेरी एग्जैक्ट और प्रीसाइज। इसी तरह ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सो ऑन, लेट्स से, समथिंग लाइक दैट, सम काइंड ऑफ, समथिंग, व्हाटएवर। ये सारी इसकी हैं कि आप एग्जैक्ट नहीं दे रहे बल्कि उस जैसी एग्जाम्पल देते हैं। उसके बाद है ऑर्नेट लैंग्वेज। क्या होती है, डिस्ट्रैक्ट द रीडर फ्रॉम द योर मेन पॉइंट। आपने किसी या प्रोजेक्ट लिखा है या कोई पैराग्राफ लिखा है, उसमें आप क्या करते हैं कि आपका जो रीडर है उसको जो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं उसके मेन पॉइंट, उस पैराग्राफ का जो मेन पॉइंट है वहाँ से। यानी ऐसे वर्ड्स जो शो ज़रूर हो रहे हैं लेकिन अपना मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे। डिस्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है कि आराइशी वर्ड्स, यानी आप उनको यूज़ तो कर रहे हैं बट उसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। उसके डेफिनेशन देखें। हैविंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डेकोरेशन, यानी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल देखें। अ रूम विद एन ऑर्नेट सीलिंग एंड गोल्ड मिरर्स। अब यहाँ पे ऑर्नेट किस लिए इस्तेमाल हुआ है, डिस्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है। उसके बाद देखें। सम स्टूडेंट्स आर put off studying his work because of the ornate and ये सॉरी ऑर्नेट लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री। तो यहाँ पर भी आप देखें ये ऑर्नेट लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, यानी कि जो कि मेन पॉइंट जो है उससे जो है हमारे रीडर की डिस्ट्रक्शन हो रही है। उसके बाद देखिए बाइस लैंग्वेज क्या होती हैं। अगर आप ऑर्नेट जो है वो नोट से देखें ना, तो उसमें बस वो यही बात कह रहा है कि आप जब भी कोई चीज़ लिखते हैं तो उसके अंदर सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म यूज़ करें अपनी राइटिंग्स के अंदर, और वर्ड जो हैं वो क्लियर हों आपके। ठीक है। जो कि रीडर की समझ में ईजीली आ सकें। ठीक है। उसके बाद देखें टेक्निकल टर्म्स के अंदर आ जाता है आपकी बाइस लैंग्वेज। ठीक है। बायस लैंग्वेज का मतलब यही होता है कि आपने क्रिटिसिज्म नहीं करना किसी पे या उसको हार्टफुल नहीं करना। ठीक है। अगर आप ये वाली एग्जांपल देखें, द गर्ल्स वर्क देमसेल्व्स एज हार्ड एज मैन। वो गर्ल्स को जो है वो मुशाबत दे रहा है मर्दों के साथ। ठीक है। तो क्या कह रहा है, मेन पॉइंट मर्द है। वो कह रहा है कि मर्द ही इस चीज़ के काबिल हैं, जो औरतें हैं वो नहीं है। वो लाइक दैट जो हैं मैन के हो सकती हैं। दिस लैंग्वेज इम्प्लाइज दैट मैन आर द ओनली हार्ड वर्कर्स एंड देन गर्ल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ वर्किंग हार्ड देमसेल्व्स। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं,
आप किसी दूसरी चीज़ से मुशाबहत दे रहे हैं या आप कह दें कि आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह वो कह रहा है कि दीज इंक्लूड एक्सप्रेशंस दैट डिग्रेड्स और एक्सक्लूड पीपल ड्यू टू एज, जेंडर, रेस, एथनिकली, सोशल क्लास और फिजिकल और मेंटली ट्रेट्स। यानी कि आपके जो बिहेवियर्स हैं उसमें आप दूसरों को एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, एथनिकली जो है वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो वो यही कह रहा है कि अपने पैराग्राफ की राइटिंग के अंदर आप इन चीज़ों से अवॉइड करें, बायस लैंग्वेज से अवॉइड करें, ठीक है। और उसके अंदर अगर आपको पॉइंट्स आ जाए ना कि कौन कौन किन किन चीज़ों से अवॉइड करना है, तो वो होती है इनसेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करें आप। इंसल्टिंग टू द पीपल्स यू आर राइटिंग अबाउट, ठीक है, कि जिसमें लोगों के जो है वो इंसल्ट हो या उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए। रिकग्नाइजिंग इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल पर्सन को रिकग्नाइज ना करे कि ये ऐसा है और वो वैसा है। अवॉइडिंग जनरलाइजेशन पॉजिटिव, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहें अपनी राइटिंग के अंदर। तो ये होती है बायस लैंग्वेज। उसके बाद हमने देखना है पंक्चुएशंस को। पंक्चुएशंस की एक अलग से वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी देखते हैं पंक्चुएशंस में, वो देखें पीरियड्स, कॉमास, कॉलन, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, एक्सक्लेमेशन, एपोस्ट्रोफ, कोटेशन मार्क, हाइफन, डैशेस, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स। अगर आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके देखें तो ये हर एक चीज़ और उसके आगे साथ साथ एक एग्जाम्पल और उसका साइन भी दिया हुआ है, आप यहीं से समझ सकते हैं। लेकिन मैंने आगे इनको एक्सप्लेन भी किया हुआ, ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हैं और वही अलग से वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। देखिए पंक्चुएशन के अंदर जब कैपिटल लेटर या फुल स्टॉप की बात की जाए तो ये होता है कि जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं उसका सबसे पहला लेटर जो है बड़ा लिखते हैं, वो हो गया कैपिटल लेटर। फुल स्टॉप होता है जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो आपने फुल स्टॉप लगाना है। आगे पंक्चुएशन के अंदर होता है इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स, ये भी कॉमा की ही टाइप है, यानी कॉमा ही है। इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है कि दो कॉमास टू सेपरेट अ लिस्ट और सिमिलर वर्ड्स और फ्रेजेस, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की गई हो या लिस्ट बनाई गई हो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, तो हम कॉमा के जरिए जब उसको सेपरेट करते हैं तो वो कहलाता है इंट्रोडक्टरी एलिमेंट। एग्जाम्पल देखें, दे वर मोर फ्रेंडली, मोर टॉक्टिव, ठीक है, मोर ओपन देन लास्ट टाइम वी मेट। तो हमने दो चीज़ों को कॉमा के जरिए अलग कर दिया है, ठीक है, कॉमा के जरिए दो चीज़ों को अलग किया, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी एलिमेंट बन गया। यहाँ पर भी आप देखें चीज़ और ब्रेड को हमने अलग किया है, यहाँ पे सन, डॉटर और हस्बैंड को हमने अलग किया है, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी एलिमेंट हो। ये तीनों एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा ये इंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल की मिसालें हैं, यानी कि जब आप कोई सेंटेंस के अंदर ये चीज़ें आ जाएँ, ऑल्सो, अल्टरनेटिवली, फर्दर मोर, हाउएवर, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स या एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को आप जोड़ते हैं तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करते हैं, यानी ऐसे अल्फाज फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, ये जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। यानी कि नेड इज़ ए फास्ट बट अनमोटिवेटेड हॉर्स। अब बट क्या है, इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है, नेड इज़ ए फास्ट और अनमोटिवेटेड हॉर्स, इन दोनों को बट के जरिए जोड़ा है। इसी तरह ही ईट्स एप्पल्स, ग्रास। अब एंड है यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिसने दो चीज़ों को यानी दो नाउन्स को जोड़ा है। यहाँ पे देखें दो एडजेक्टिव्स को जोड़ा है उसने, यहाँ पे देखें दो नाउन्स को जोड़ा है और यहाँ पे वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है। अब आपको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का पता चल गया किस तरह के होते हैं। ही विल विन द रेस, ही विल गिव अप क्विकली, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जिसमें एक मुकम्मल बात है, दोनों के अंदर उसको और के जरिए जोड़ा है। नाउन्स का आपको पता चल गया, देखिए एप्पल और ग्रास दोनों नाउन है, दोनों को जोड़ दिया। एडजेक्टिव्स का आपको पता चल गया क्या होते हैं, फास्ट और अनमोटिवेटेड दोनों एडजेक्टिव है और बट के जरिए इनको जोड़ दिया। तो ये होते हैं कंजक्शन जिसमें हम छोटे छोटे वर्ड्स के ज़रिए हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। एलिमेंट्स इन ए सीरीज़ देखें क्या होता है, सीरीज़ का मतलब होता है लिस्ट, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, तीन चार चीज़ें हमारे पास, तो आप उनको कोमा के ज़रिए अलग अलग करते हैं, ठीक है। यूज़ अ कोमा टू सेट ऑफ आइटम्स, वर्ड्स, फ्रेजेस और शॉर्ट क्लॉजेज इन ए सीरीज वर्ड्स। द प्लॉट हैज़ मिस्ट्री, मर्डर एंड माहिम। तो अब मिस्ट्री, मर्डर को उसने दो कोमा के ज़रिए अलग कर दिया, तो ये हो गया एलिमेंट्स इन सीरीज़ जिसमें वर्ड्स को हम अलग करते हैं। फ्रेजेस की बात की जाए तो इसमें पूरा एक सेंटेंस होगा, उसको हम कॉमा या कोई एक बात होगी जिसको कॉमा के जरिए अलग करेंगे। क्लॉजेस में भी यही होगा, ठीक है, कि आप कॉमा के जरिए दो चीज़ों को जो है वो अलग करेंगे। उसके बाद देखें पैरेंथेसिस, पैरेंथिक एलिमेंट क्या होते हैं। पैरेंथिक के अंदर ना आपके पास कॉमा भी होता है, ठीक है, पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स भी होती हैं, एम डैशेस भी होती हैं, ये तीन जो है पैरेंथिकल पंक्चुएशंस हैं।
ठीक है, इनको आपने जो है वो कोमा का भी आपको यूज़ पता चल गया। पैरेंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करके हाईलाइट करना। तो हमारे सेंटेंस के अंदर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देते हैं। एम डैश और एन डैश आपको मैं एंड पे बताती हूँ क्या होते हैं। उसके बाद देखें एलिप्टिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये है हमारा टॉपिक, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बायस लैंग्वेज भी हमने पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद ये पंक्चुएशंस आ गई जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये हम बारी बारी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ। उसके अलावा ये देखें जो हमने पढ़ा है ना पीरियड्स यानी फुल स्टॉप, तो उसके ये कुछ यूजेस हैं, ये आपने लाजमी याद करने हैं अपने नोट्स से, ठीक है। बेशक अगर आप नोट्स पे नहीं जाना चाहते तो यहीं पे वीडियो को स्टॉप करें और ये इनको अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लें, ठीक है। उसके बाद कोमा का यूज़ भी आपने पढ़ लिया, इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स भी पढ़ लिया, ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस भी पढ़ लिया, ठीक है। ये वही वर्ड्स और फ्रेजेस की बात ही है बस। इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस भी पढ़ लिए, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना था, एलिमेंट्स इन सीरीज भी पढ़ लिया, कंजक्शन भी पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे थे हम, ये मॉडिफायर्स या कोऑर्डिनेट मॉडिफायर्स और नॉन रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर्स ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। पैरेंथेसिस एलिमेंट के अंदर यानी दो ब्रैकेट्स के अंदर जब आप हाईलाइट करते हैं, एलिप्टिकल हमने पढ़ना था, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। उसके बाद आपने ये याद रखना है स्पेशलाइज्ड यूजेस ऑफ कॉमास के अंदर कि ये जो 5 कह दिया कि नंबर्स के अंदर जब जो है वो डिजिट्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था ना कॉमा का, वो था एक एंग्लो अमेरिकन था जिसने जो है वो डिक्टेट किया था इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपने नाम याद रखना है। इन नंबर्स विद 5 और मोर डिजिट्स, जब आप 5 या 5 से ज़्यादा नंबर्स के दरमियान में कोमा लगाते हैं तो वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था या किसने इसके बारे में बात की थी, वो थे एंग्लो अमेरिकन, ठीक है। यहाँ पर आप देखें स्पेशलाइज्ड यूजेस ऑफ कॉमास के अंदर क्या होता है कि जब आप 1 2 3 4 4 नंबर हो गए, ठीक है, 4 के बाद आपने कॉमा लगाया तो ये होते हैं स्पेशलाइज के। आप नंबरिंग के दरमियान में जब कॉमा लगाते हैं तो वो हमारे स्पेशलाइज्ड यूजेस ऑफ कॉमास हो जाते हैं। अच्छा जी, अब एलिप्टिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं उस चीज़ को डिलीट करके जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है एलिप्टिकल स्ट्रक्चर। यानी कि आपने पूरे सेंटेंस के अंदर मीनिंग चेंज किए बिना उस चीज़ को डिलीट कर दिया। ओमिटिंग का मतलब होता है डिलीट करना, कट करना या गैप दे देना चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर आप देखें यू बोट अ न्यू बुक, शी बोट अ न्यू बुक। यू बोट अ न्यू बुक एक सेंटेंस हो गया, शी बोट अ न्यू बुक दूसरा हो गया। यू बोट अ न्यू बुक कोमा लगाया एंड शी डिड टू। फिर देखें यू बोट अ न्यू बुक कोमा लगाया एंड सो डिड शी। यानी कि दो सेंटेंसेस हैं उनको आपने ज्वाइन किया है एक कोमा के ज़रिए, ठीक है, और जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। ये देखें एंड शी डिड टू, ये क्या है, ठीक है। तो वो ओमिटिंग यानी कि किसी चीज़ उस चीज़ को डिलीट कर देना जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए। उसके बाद मैंने आपको स्पेशलाइज्ड यूजेस ऑफ कॉमास बता दिए हैं कि जो डिजिट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, 3 4 या डिजिट या उससे ज़्यादा डिजिट हो तो हम उनको कोमा के ज़रिए जो है वो सेपरेट कर देते हैं। इसी तरह उसके बाद है मेमोराइजेशन सुपरफ्लूस कॉमास। ये वो होता है कि जिसमें आप जो है वो अननेसेसरी कोमा यूज़ करते हैं, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंट्रोडक्टरी डिपेंडेंट क्लॉज ये होता है कि जब आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोमा आ जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि कोमा अभी आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, ठीक है, या कोमा नहीं आएगा क्योंकि आपका सेंटेंस अभी स्टार्ट हुआ है। डू नॉट यूज ऑफ कोमा टू सेपरेट अ डिपेंडेंट क्लॉज, यानी आपकी बात अभी एक सेंटेंस के अंदर शुरू हुई है, फ्रॉम अ मेन क्लॉजेज अनलेस द डिपेंडेंट क्लॉजेज प्रोवाइड्स नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। वो कह रहा है कि जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं उसमें आपने कोमा का इस्तेमाल स्टार्ट में नहीं करना जब तक जो है अगले वाला पोर्शन, मतलब सेंटेंस के अंदर अगर दो बातें हैं ना, तो जब तक आपकी पहली बात जो है वो आपको नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है, तब तक आपने अनलेस यूज ऑफ कोमा या क्लॉज नहीं करना, ठीक है। ये देखें इसको अब आप पढ़ें, सेपरेट अ डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम ए मेन क्लॉजेज अनलेस द डिपेंडेंट क्लॉज प्रोवाइड्स नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या आपको लग रहा है कि आपने दो क्लॉजेस यूज़ किए हैं एक सेंटेंस के अंदर, आपने क्या करना है दूसरे क्लॉज के अंदर कोमा तब तक नहीं लगाना जब तक आपको ये ना लगे कि जो पहला क्लॉज है या पहली बात हो रही है सेंटेंस के अंदर वो नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड
कर रही है, ठीक है, यानी वो इन्फॉर्मेशन पूरी बात क्लियर नहीं कर रही। उसके बाद है प्लेसमेंट ऑफ कॉमास विद अदर पंक्चुएशन। इसका मतलब ये है, जिस तरह मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको कहा था कि जब कोटेशन दी जाती है तो कोटेशन के अंदर आप डबल कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास तो स्टार्ट में और एंड पे लगाते हैं, लेकिन साथ में आप कभी कभार आपको सिंगल कॉमा भी लगाना पड़ जाता है। थोड़ी सी सेंटेंस के अंदर थोड़ी सी बात करने के बाद एक कॉमा लगाते हैं, फिर जब बात पूरी हो जाती है तो फिर भी आप कोटेशन मार्क लगाते हैं, यानी स्टार्ट और एंड पे डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो ये होती है प्लेसमेंट ऑफ कॉमास विद अदर पंक्चुएशन। उसके अलावा अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आए ना, मेमोराइजेशन की, इसका मतलब ये है कि एक सेंटेंस ले लें, एक सेंटेंस के अंदर दो बातें की गई हैं। पहली बात जो है वो डिपेंडेंट है, जब तक वो क्लियर नहीं होगी हमें उससे अगली बात की समझ नहीं आएगी। जब वो क्लियर होगी तो हमें अगली बात भी समझ आ जाएगी। तो जो दूसरी बात है वो पहली बात पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसलिए जब एक बात की पहली बात की हमें समझ आ गई है तो हमने दोनों दूसरी स्टार्ट करने से पहले कोमा लगाना है, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर दो बातें हो रही हैं तो आपने दोनों बातों के दरमियान में कोमा लगाना है, ठीक है। तो वो होता है सुपरफ्लुअस कॉमास। उसके बाद लेक्चर ख़त्म हुआ है, नहीं ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद हमने वो जो छोटी छोटी चीज़ें थी, यानी पंक्चुएशंस की, एक्सक्लेमेशन क्या होता है, ठीक है, ये सारी पढ़नी है। अच्छा, एक्सक्लेमेशन क्या होता है? बात को पूछना, यानी सवालिया निशान, जिसमें आप लोगों दूसरे बंदे से बात पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो यू आर हरी कज़न, येस दैट्स राइट, ये पूछा गया है और ये उसने आगे से जवाब दे दिया है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? इसका साइन ये वाला है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई बात करते, किसी को जो है वो बुलाते हैं, किसी को हुक्म देते हैं या किसी से कोई बात करते हैं तो हम उसको पहले जो है वो अपनी तरफ मोटिवेट करते हैं। स्टॉप, ठीक है, ये हमने हुक्म दिया। सिट डाउन, और ये भी हमने हुक्म दिया। लिसन, हमने रिक्वेस्ट की कि मुझे सुन लें, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। अगर आप ये फिक्रा देखें, अहम, कैन आई मेक अ सजेशंस, ठीक है। बू, दे शॉर्टेड, गेट ऑफ, देखें उसने गुस्से का इजहार किया, गेट ऑफ, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। क्या करता है? यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन सच एज शॉक, सरप्राइज, एंगर, नाराजगी को शो करना, खुशी का इजहार करना, सडन जो है वो कोई अचानक कोई काम हो गया है, उसको जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से हम करते हैं शो। यूज टू गिव अ कमांड, जिसमें वो हुक्म देता है। यूज आफ्टर इंटरजेक्शंस और एक्सक्लेमेशन, ठीक है। यूज एन इनफॉर्मल राइटिंग के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कॉलन क्या होता है, सेमी कॉलन क्या होता है। कॉलन को हम इस तरह से दो डॉट से ज़ाहिर करते हैं और सेमी कॉलन को एक डॉट और एक कॉमा से। अगर इनके यूसेज देखे जाए तो ये आप पढ़ सकते हैं कि दोनों किस तरह से एक दूसरे से सेपरेट है। बस आप एग्जाम्पल देख लें। अ मैन नीड्स थ्री थिंग्स टू सर्वाइव, एयर, वाटर एंड फूड। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें थी तो हमने उसको कोमा के ज़रिए अलग किया, लेकिन उनको अलग करने से पहले जो फिक्रा जब कंप्लीट हुआ तो हमने कॉलन लगा दिया। इसी तरह ये देखें, ये पूरा फिक्रा है, कंप्लीट हुआ, बात कंप्लीट हुई, कॉलन लगा दिया और उसके बाद जो चीज़ें थी उनको हमने कोमा के ज़रिए अलग कर दिया। सेमी कॉलन के अंदर क्या होता है? समिट लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, अमिट लाइक्स टू प्ले सॉसर। इसमें क्या होता है कि हम सेपरेट करते हैं दो सेंटेंसेस को एक कोमा के सेमी कॉलन के जरिए, ठीक है। ये दो बातें हो रही थी तो हमने इनको सेमी कॉलन के जरिए अलग कर दिया। आई ड्रैंक लेमन, मैनिश ड्रैंक टी, तो दो बातें थी, दोनों बातों को हमने सेमी कॉलन के जरिए अलग कर दिया। कोटेशंस क्या होती हैं कि जब कोई किसी बंदे की बात को या किसी भी चीज़ को हम दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगा देते हैं तो हम उसको कोटेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखें, आई रोट मीन कैंप, ठीक है। मिस्टेक्स इज़ नॉट अ वर्ड आई यूज़, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को हाईलाइट करना। ये देखें, टू आइडेंटिफाई प्रीवियसली स्पोकन और रिटन वर्ड्स, यानी कि पीछे जितने भी ऑथर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने जो जो हमें बातें कही हैं हम उनको कोटेशन में रखते हैं, हाईलाइट करते हैं कि फलां ऑथर ने हमें ये बात कही। टू सिग्निफाई अलाइन, ठीक है। ये देखें, मतलब किसी फ्रेंड्स को या किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को जब हमने हाईलाइट करना होता है, ठीक है। टू हाईलाइट द नेम्स, शॉप्स, बुक्स एंड प्लेस, ठीक है, ये हो गया। सो टू शो दैट अ वर्ड रेफर्स टू द वर्ड इटसेल्फ, एक वर्ड की अपनी जो है वो क्या है क्वालिटी या उसके बारे में वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है। तो कोटेशन का मतलब यही है कि हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक किसी स्पेसिफिक चीज़ को लगाना है। डैशेस जो हैं वो तीन तरह की होती हैं, एम डैश, एन डैश और हाइफन। अगर आप एम डैश और एन डैश और हाइफन को देखना चाहते हैं, एम जो होता है वो इस तरह का होता है, एन डैश इस तरह का और हाइफन कुछ इस तरह का होता है, यानी इनके साइज में फ़र्क है, सेम ही नहीं होती साइन, ठीक है। एम डैश क्या करता है? एम्फसिस और फंक्शंस एज अ कॉमा, कॉलन और पैरेंथेसिस। एग्जांपल देखें, जेफरसन्स वन, अब दो चीज़ें हैं, जेफरसन्स वंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स। अब इसमें हमने एम डैश का इस्तेमाल किया है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसी फंक्शन को, ठीक है, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, ठीक है।
जेफरसन, तो हमने ऐड कर दिया। एन डैश क्या करता है, कनेक्ट्स करता है रेंजेस को सच एज नंबर्स एंड डेट्स। यानी मैंने सन की बात करनी है कि 2000 में ये हुआ था और 2000 से 9 तक ये हुआ, तो मैं उसको एन डैश के ज़रिए ज़ाहिर करूँगी। ये किसी बच्चे की एज के बारे में बात करनी है, दिन की बात करनी है कि 4 से 5 दिनों के अंदर ये हुआ, तो आप ये इस तरह से एन डैश लगाते हैं, रेंज बताने के लिए एन डैश लगाते हैं। ठीक है, हाइफन क्या करते हैं, वर्ड्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे डॉग, फ्रेंडली, होटल। अब ये दो वर्ड्स थे, दोनों वर्ड्स को कनेक्ट करना है तो हम हाइफन लगाते हैं। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, ये जो है ये किसी फंक्शन को या किसी चीज़ को कोलन कोमा पैरेंथेसिस के ज़रिए जो है वो ऐड करता है। ये क्या करता है, रेंज बताता है। और हाइफन क्या करता है, दो वर्ड्स को या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ता है। उसके बाद देखिए पैरेंथेसिस क्या होते हैं, वही पैरेंथेसिस आगे के जब हम ब्रैकेट में किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, ये देखें द न्यू कॉफ़ी शॉप, ये ऑन 22nd स्ट्रीट, हमने लोकेशन को जो है वो हाईलाइट कर दिया कि फ़लाँ जगह पे जो है वो कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पर देखें लेक ऑफ देयरफॉर। ठीक है, चीज़ों को हाईलाइट करना। अब पैरेंथेसिस भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, ये होती है राउंड, ये होती है करली और ये होती है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये भी चीज़ें आपने याद रखनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।